ठीक, तो आज बात करने जा रहे हैं हम यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय यूनियन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, क्यों बात करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आपने देखा हाल फिलहाल में एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हो रही थी, रूस यूक्रेन विवाद जो चल रहा था, उसमें कुछ लोग जो है, कुछ टीवी चैनल ये दिखा रहे थे कि अब जो है, क्योंकि एक तरफ से माना जा रहा था कि वो नेटो जो है, जो सैन्य संगठन है, वो साथ देगा यूक्रेन का। तो मैंने उस पर भी पहले क्लियर किया था कि यूक्रेन, जब रूस विवाद, यूक्रेन के इन संबंधों की बात हो रही थी, यूक्रेन रूस विवाद की बात हो रही थी, तो उसमें एक आपको क्लास में बताया गया था पूरा, एक उसी पे क्लास रही थी, उसमें क्लियर कर दिया था कि आखिर क्यों नाटो जो है साथ नहीं आ रहा है। मगर टीवी, ये न्यूज चैनल वाले कुछ लोग ये भी दिखाते हैं कि अब जो है उधर से रूस अगर कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, तो अब नेटो भले ही नहीं आया, मगर ईयू जो है, यूरोपीय यूनियन जो है, ये नहीं छोड़ने वाला। तो आज इस पे चर्चा भी करेंगे, आखिर कैसे, क्या बात है ऐसी कि क्या वास्तव में यूरोपीय यूनियन रूस को नहीं छोड़ेगा, ये भी देख लेंगे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हो, मतलब पता ही नहीं पूरी देश दुनिया को कि क्या काम है इसके यूरोपीय यूनियन के, और बार बार ये बताया जा रहा है कि अब यूरोपीय यूनियन छोड़ेगा नहीं। क्या यूरोपीय यूनियन एक सैन्य संगठन है? इस पर भी चर्चा करेंगे। आखिर है तो क्या है ये, तो कुछ पॉइंट रहेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, तेजी से बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे यूरोपीय संघ की, यूरोपीय यूनियन की। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि आखिर ये क्या है। ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ है क्या चीज, इसके बारे में जान लेंगे। दूसरा देख लेंगे, जो कि मन में बात आती है कि फिर इसकी स्थापना कब हुई है। तो ठीक, अब ये और बता दीजिए कि इसकी स्थापना की बात कर लेंगे, स्थापना कब हुई। एक सवाल ये आता है मन में, तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये क्या है, और दूसरे नंबर पे हम जान लेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना के बारे में जानेंगे। और तीसरा जो सवाल उठना लाजमी है कि फिर यूरोपीय यूनियन है, तो इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो इसके सदस्य देशों की संख्या, कितने देश हैं इसमें, इसकी बात कर लेंगे। सदस्य देश, इन सदस्य देशों की बात कर लेंगे तीसरे नंबर पे। इसमें संख्या भी आ जाएगी, ये भी पता कर लेंगे। इसी के साथ साथ ये भी देख लेंगे फिर इसका मतलब सदस्य देश हैं, तो ये भी देख पता चल जाएगा। सदस्य देशों की बात आएगी, नाम भी आएंगे, जिक्र आएगा, तो ये भी देख लेना होगा इसमें हमें। इसके मुख्यालय की भी बात कर लेंगे। मुख्यालय कहाँ है, किसका मुख्यालय, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, इस पर भी बात करेंगे। आगे जो पॉइंट है उसमें आखिर फिर मुख्यालय कहाँ, ये सब चीज देख लिया यूरोपीय यूनियन। तो ये एक सवाल आता है कि क्या इंग्लैंड भी है इसमें कि नहीं, तो इंग्लैंड पर भी बात कर लेंगे। तो इंग्लैंड है नहीं, एक सवाल उठता है और जुड़ जाएगा बाद में, इंग्लैंड की समस्या, इंग्लैंड की समस्या। इंग्लैंड की समस्या क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आखिर है तो फिर उसको क्या समस्या हो रहा है, नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, क्या समस्या है, उस पर भी बात करेंगे। अगर ऐसा है कि भाई इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन से अलग है, तो इंग्लैंड अगर यूरोपीय यूनियन से अलग है, तो उसके अलग होने पर इंग्लैंड को क्या हानि होगी। ठीक है, एक सवाल ये हो सकता है कि यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड को अलग होने पर क्या हानि होगी, क्या नुकसान होगा, इस पर भी हम बात कर लेंगे।
अगर इंग्लैंड जो है यूरोपीय यूनियन से अलग होता है तो उसको क्या नुकसान होगा, क्या हानि होगी, इस पर भी बात करेंगे। और जब हम यूरोपीय यूनियन पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो भाई हम भारत को छोड़ेंगे क्या? भारत को भी तो पढ़ेंगे। कोई भारत कमजोर थोड़ी ना है इन सबसे। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आखिर भारत के और यूरोपीय यूनियन के, ईयू के कैसे संबंध है, उस पर भी तो चर्चा करनी चाहिए हमें, उसके बारे में भी जानना चाहिए। तो बात करेंगे हम यूरोपीय यूनियन और भारत की। आगे बात कर लेंगे हम यूरोपीय यूनियन और भारत, यूरोपीय यूनियन और भारत, इसको भी देख लेंगे। और फिर अंत में अगर कोई बचा रहेगा तो उस पर भी बात कर लेंगे, एक अन्य पॉइंट रखेंगे, या अंत में हम जो है निष्कर्ष रख लेंगे तो बेहतर है। निष्कर्ष वो ये भी है कि इंग्लैंड की समस्या, मतलब इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन से अलग होता है तो उसमें क्या इंग्लैंड को हानि हो रही है, और भारत जो है किसके साथ जाता है, इंग्लैंड या फिर यूरोपीय यूनियन के साथ जाता है। तो ओवरऑल आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे इन दोनों सवालों से, उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम टोटल जो ये कुल मिलाकर 7 बिंदु हैं, इन 7 बिंदुओं पर हम यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तेजी से समझते हैं। सबसे पहले तो ये बात आती है कि आखिर ये क्या है, आखिर यूरोपीय यूनियन क्या है। तो स्पष्ट कर देते हैं कि दरअसल यूरोपीय यूनियन क्या है, ये यूरोप के देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। क्या है ये यूरोप के देशों का, यूरोप के देशों का क्या है, एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है, आर्थिक मंच है। मतलब इसमें क्या है, जो सदस्य देश इसमें शामिल है यूरोप के, उनके लिए क्या है, एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। मतलब वो इस मंच पर आकर के अपनी, चाहे वो देश की समस्या हो, उन समस्याओं को रख सकते हैं, चाहे वो व्यापार संबंधी हो और चाहे वो शासन प्रशासन या राजनीति संबंधी कोई भी समस्या है, उसको चर्चा कर सकते हैं। तो एक शब्द में अगर कोई पूछे कि यूरोपीय यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपीय संघ क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि दरअसल ये क्या है, यूरोप के देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। तो मंच है तो फिर यहां पर होता क्या है भाई, राजनीतिक और आर्थिक मंच है वो यूरोप के देशों का। तो यहां पर यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य हैं, यूरोपीय यूनियन के जो भी सदस्य हैं, वो सदस्य प्रशासकीय कार्य करते हैं। इस मंच पर वो क्या करते हैं, यूरोपीय संघ के सदस्य देश इस मंच पर क्या करते हैं, प्रशासकीय कार्य करते हैं। प्रशासकीय कार्य करते हैं, प्रशासकीय कार्य करते हैं, सिंपल सी बात है। अब सोच के देखिए कि ये क्या है, यूरोप के देशों का राजनीतिक और आर्थिक मंच है, और यूरोपीय संघ के जो भी सदस्य हैं वो इस मंच के तहत प्रशासनिक कार्य करते हैं, इस मंच पर प्रशासनिक कार्य करते हैं। तो जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश होंगे, क्या वो यूरोपीय यूनियन के प्रावधान या उन पर कानून लागू नहीं होंगे, लागू होंगे। जो नियम है यूरोपीय यूनियन के, वो सभी नियम किन पर लागू होंगे, जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं। तो ईयू के नियम इसके सभी सदस्य देशों पर लागू होते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं
ईयू के नियम, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के नियम इसके सभी सदस्य देशों पर लागू होते हैं। भाई लागू होंगे ही, क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है, एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है, राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसी मंच पे क्या होता है, वो प्रशासकीय कार्य करते हैं यूरोपीय यूनियन के या यूरोपीय संघ के सदस्य। तो इन संघ के सदस्यों पर सभी नियम लागू होंगे, वो किसके, यूरोपीय यूनियन के। ठीक है, तो इसमें क्या हमने देख लिया कि आखिर ये यूरोपीय यूनियन क्या है और कौन ये जो देश है इनके क्या इन पे नियम लागू होंगे नहीं लागू होंगे, ये देख लिया। इसमें स्पष्ट हो गया पहले इसमें क्या है। अब बात कर लेंगे कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई। दूसरा बिंदु आता है हमारा, स्थापना कब हुई। तो इतना आप लोगों ने बना लिया होगा, मुझे उम्मीद है लिख लिया होगा। इतना नहीं लिखा, लिख लीजिए, तेजी से लिख लीजिए। अगला सवाल जो आता है हमारा, मैं इसको पूरे को साफ कर रहा हूं, आप एक एक पॉइंट बताते रहना, आगे जो है डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल उठता है कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए, स्थापना को लेकर के अगर हम इसकी स्थापना की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना दरअसल एक पूरा क्या है, इतिहास है। इसकी स्थापना दरअसल पूरा क्या है, एक इतिहास है। इसकी स्थापना को जानने के लिए पहले, समझने से पहले इसके इतिहास को खंगालना होगा, इसके इतिहास को पढ़ना होगा, इसके इतिहास को जानना होगा, तभी जाकर के हम जो है इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये बन गया, ये साफ कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये साफ कर देते हैं। फिर एक बार में जो है, क्योंकि इतिहास पढ़ना है इसका, तो कई स्टेप हमें पढ़ने होंगे और हर स्टेप को बारीकी से समझेंगे, तभी जो है हम अंत में निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, वो भी इसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका इतिहास की हम शुरुआत करते हैं कि यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले इसका इतिहास दोहराते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो बात करते हैं वर्ष 1952 की। वर्ष 1952, 1952 की बात करेंगे। वर्ष 1952 में 6 देशों ने मिलकर के पेरिस संधि के तहत, कितने देशों ने मिलकर के, 6 देशों ने मिलकर के कौन सी संधि के तहत, पेरिस संधि के तहत, वर्ष 1952 में 6 देशों ने मिलकर के पेरिस संधि के तहत यूरोपीय कोल एवं स्टील कम्युनिटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? यूरोपीय कोल एवं स्टील कम्युनिटी, यूरोपीय कोल एवं स्टील कम्युनिटी की स्थापना की। इंग्लिश में लिख देंगे इसको, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, अर्थात हम इसको ECSC कह सकते हैं कि नहीं, ECSC की स्थापना की,
ECSC की स्थापना की। अब बात आएगी कि इसकी स्थापना की तो इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। क्या उद्देश्य था, जो यूरोप के 6 देशों ने मिलकर के पेरिस संधि के तहत वो यूरोपीय कोल एवं स्टील कम्युनिटी की स्थापना की। कोई तो वजह होगी। दरअसल इसकी वजह ये थी कि बाजार में, आम बाजार में कोयला और स्टील को लेकर के आना, यूरोप के बाजार में कोयला और स्टील कर को लेकर के आना। ठीक है, अब बात कर लेंगे आगे। आगे जो इसका दूसरा स्टेप हम देखेंगे, ठीक इसके 5 साल बाद मतलब 1957 में आ जाएंगे। वर्ष 1957 में 1952 में क्या हुआ कि 6 देशों ने मिलकर पेरिस संधि के तहत यूरोपीय कोल एवं स्टील कम्युनिटी या यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ECSC की स्थापना की। अब 1957 में क्या होता है, यूरोप में दरअसल एक संधि और होती है। मजेदार बात यह है कि आप पूरा यूरोप देखोगे तो स्टार्टिंग से ही दुनिया को जाना जाता है, यूरोप से ही जाना जाता है। यूरोप में, यूरोप के इतिहास में क्या है, संधियों की भरमार है। कोई भी बात होती है तुरंत संधि कर लीजिए, कोई बात होगी, छोटा मोटा वाद विवाद होगा, युद्ध होगा, संधि। पूरा यूरोप संधियों से भरा है, तो वो भी समझते रहेंगे। वर्ष 1957 में यूरोप में क्या हुआ, एक संधि हुई जिसका नाम था यूरेटोम संधि। क्या नाम था, यूरेटोम, यूरेटोम संधि। इस यूरेटोम संधि के तहत वर्ष 1957 में इस यूरेटोम संधि के तहत यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना की गई। यूरोपियन एटॉमिक एंड एनर्जी कम्युनिटी अर्थात EAEC की स्थापना की गई। कब की गई है, वर्ष 1957 में। ठीक कौन सी संधि के 5 साल बाद की गई, वो पेरिस संधि के 5 साल बाद की गई। अर्थात ECSC की स्थापना के 5 साल बाद किसकी स्थापना की गई, EAEC की स्थापना की गई। ठीक है, आपसे पूछ ले कि EAEC की स्थापना कौन सी संधि के तहत की गई, तो वो यूरेटोम के तहत की गई। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप मतलब इसी साल क्या हुआ, वर्ष 1957 की ही बात कर लेंगे, 1957 की ही बात कर लेंगे। इसमें साथ साथ ये भी देखते रहेंगे, दरअसल ये जो 1952 में ECSC की स्थापना हुई और इसी में क्या था, पेरिस संधि के तहत हुई। तो पेरिस संधि के तहत यूरोपियन न्यायालय की भी स्थापना कर दी गई थी। साथ ही साथ इसको भी देख लेंगे, यूरोपीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। यहां लिख रहा हूं, यूरोपीय न्यायालय की भी स्थापना हुई, स्थापना की गई। किस संधि के तहत की गई, पेरिस संधि के तहत। ये अलग से पॉइंट बता रहे हैं क्योंकि आगे आसानी रहेगी और आसान हो जाएगा, मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वर्ष 1952 में क्या हुआ, पेरिस संधि के तहत 2 चीजों की स्थापना की गई। पहला क्या है, वो ECSC की स्थापना की गई और दूसरा यूरोपीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्लियर है भाई। अब वर्ष 1957 में
यूरोटोम संधि के तहत ईएसी की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य दरअसल ये था कि यूरोप में एक परमाणु विशेषज्ञ बाजार को लाना था। किसको लाना था? परमाणु विशेषज्ञ बाजार को लाना था। आप इस बात को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ जगह नहीं बचेगी, फिर और भी चीजें लिखनी है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें उद्देश्य की कि आखिर यूरोप में ईएईसी की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा, तो उद्देश्य ये था कि यूरोप में परमाणु विशेषज्ञ बाजार को लाना था। अब बात आती है कि भाई ये आपने तो बता दिया, चलो ठीक है कि परमाणु विशेषज्ञ बाजार को लाने की मंशा से ईएईसी की स्थापना की गई, तो आखिर इसका शासन कौन देखेगा? शासन कौन देख रहा होगा? तो दरअसल इसके शासन जो है वो यूरोपीय आयोग एवं परिषद, यूरोपीय आयोग एवं परिषद इसका शासन करती थी। किसका? ईएईसी का, यूरोपीय आयोग एवं परिषद इसका शासन देखती थी। आप शासन के बारे में लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ बोल दिया है इतना, ठीक है। तो यहाँ दो चीज आपको दिख रही है, एक क्या है, यूरोपीय न्यायालय को भी हमने देख लिया साथ ही साथ, और दूसरा क्या है, यूरोपीय आयोग एवं यूरोपीय परिषद को भी देख लिया। ये भी साथ साथ देख लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला स्टेप हमने लिखा था कि इसी वर्ष 1957 में क्या हुआ, फिर इसी वर्ष हम देखेंगे 1957 में एक और संधि होती है, और उस संधि का नाम है रोम संधि। क्या नाम है? रोम संधि। और इस रोम संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। कौन सी संधि के तहत की गई? रोम संधि के तहत। रोम संधि के तहत वर्ष 1957, मतलब इसी वर्ष क्या किया गया? किसकी स्थापना की गई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। नहीं दिखे किसी को तो बेटा बोल रहा हूं, यूरोपीय यूनियन कम्युनिटी अर्थात ईईसी की स्थापना की गई। ईईसी की स्थापना की गई, ठीक है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, तो अब क्या हुआ, वर्ष 1957 में ही स्थापना की गई थी, और यूरोटोम संधि के तहत ईएईसी की स्थापना, और इसी वर्ष 1957 में रोम संधि के तहत किसकी स्थापना की गई? ईईसी की स्थापना की गई, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य आपने देख लिया था, एक बार तीनों का देख लेंगे। ईसीएससी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो कोयला है, स्टील है, उसको यूरोप के आम बाजार में लेकर के आना, इसका उद्देश्य था। और ईएईसी का उद्देश्य था कि जो विशेषज्ञ परमाणु बाजार है उसको यूरोप में लेकर के आना, स्थापित करना। और तीसरा क्या था? ईईसी। ईईसी का मुख्य उद्देश्य था कि एक साझा बाजार और जो सीमा शुल्क या सीमा संघ बनाना, जो कि यूरोप के देश थे उनके बीच। कहने का मतलब ये है कि आप इसको बोल सकते हैं कि दरअसल ये क्या है, यूरोप का आर्थिक एकीकरण करना चाहता था। कौन सा समुदाय करना चाहता था? ईईसी। तो तीनों के उद्देश्य भी स्पष्ट हो गए, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अगला स्टेप देखेंगे, तो मैं इजाजत हो तो ये साफ कर दूं भाई, ये साफ कर सकता हूं कि नहीं? तुम बोलोगे ना करो तब भी करूंगा, तुम रोक के दिखाना। अब बात कर लेंगे बेटा, थोड़ा इससे आगे बढ़ जाएंगे, इसको साफ कर दें।
साफ कर दें। हाँ, आप कोशिश करना कि एक पेज पे इसको मैनेज करने की कोशिश करना कि एक पेज पे किस तरह से मैनेज हो जाए। वो नहीं हो रहा, मतलब अगर पोर्ट्रेट में नहीं हो तो लैंडस्केप में कर लेना, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम पहुंच गए थे 1957 में। ठीक, उसके बाद में आ जाते हैं वर्ष 1965 में। आ जाओ वर्ष 1965 में। अभी हम स्थापना के इतिहास को दोहरा रहे हैं। वर्ष 1965 में अब फिर से क्या होता है, फिर से दादा एक संधि होती है। देखिए यूरोप में मैंने पहले बता दिया, यूरोप के इतिहास को आप उठा के देख लीजिए, संधियों की भरमार है। ये मानो कि हर कदम पर संधियां होती थी, वहां हर बात पे संधि हो जाएगी। तो 1965 में आ जाइए, वर्ष 1965 में एक संधि हुई जिसका नाम था विलय संधि। क्या नाम था? विलय संधि। नाम से ही जो है आप अनुमान लगा सकते हैं, विलय मतलब किसी को एक दूसरे में मिला देना, ठीक है, विलय कर देना। तो विलय संधि हुई। अब इस संधि के तहत बड़ी रोचक बात है, विलय संधि के तहत जगह होती तो मैं उसको जो पहले लिखा था मिटाता नहीं, मगर मिटाना पड़ रहा है। और वैसे मुझे आप लोगों को भरोसा है कि आप लोग पहले जो लिखा था मैंने उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो वर्ष 1965 में एक संधि हुई जिसका नाम था विलय संधि। इस विलय संधि के तहत क्या होता है कि जो तीनों समुदाय थे, तीनों समुदाय वो कौन कौन से? ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ध्यान है कि नहीं? अभी जो बताया था, ठीक है। और जो 1952 की बात थी, और दूसरा जो समुदाय था वो EAEC था कि नहीं? EAEC, यूरोपियन एटॉमिक एंड या एनर्जी कम्युनिटी, EAEC 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, अभी बताया 2 मिनट पहले ही, ठीक है। और तीसरी कम्युनिटी क्या है जो अभी लिखी है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC। क्या है? EEC। तो विलय संधि के तहत भाई इन तीनों समुदाय का विलय कर लिया गया। तीनों समुदायों का विलय कर लिया गया। विलय कर लिया गया। अब क्या हुआ, जो भी ये गतिविधियां तीनों समुदाय करते थे, जो भी ये गतिविधियां तीनों समुदाय करते थे, अब उसको देखेगा यूरोपीय समुदाय। उसको कौन देखेगा? यूरोपीय समुदाय, यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपियन कम्युनिटी मतलब EC। तो 1965 में विलय संधि के तहत ECSC, EAEC और EEC इन तीनों समुदाय का विलय कर लिया गया। किसमें? वो यूरोपीय समुदाय में। और जब विलय कर लिया गया तो जो काम ये तीनों समुदाय करते थे, जो भी इनकी गतिविधियां थी, अब उनकी गतिविधियों को कौन करेगा? यूरोपीय समुदाय, यूरोपियन कम्युनिटी करेगी, ठीक है, EC करेगा। तो कहां पहुंच गए हम? 1965 में आ गए। अब इसके बाद, क्योंकि हमें क्या स्थापना किसकी करनी है, हमें यूरोपीय यूनियन को पढ़ रहे हैं हम, यूरोपीय यूनियन के बारे में जानना। तो आपको अभी हम कहां तक आए? यूरोपीय समुदाय के बारे में, ठीक है। तो अब मैं इसको साफ कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेंगे हम, आ जाएंगे वर्ष 1992 में। वर्ष 1992 में बात कर लेंगे। वर्ष
92 में आ जाएंगे। वर्ष 1992 में एक संधि होती है जिसका नाम है maastricht संधि, या इसी को हम यूरोपीय संघ की संधि भी बोलते हैं। कौन सी संधि थी? maastricht संधि, या इसी को हम क्या बोलते हैं? यूरोपीय संघ की संधि। खैर शुक्र है कि अब नाम तो आ गया यूरोपीय संघ, इसका मतलब क्या है, हम आसपास आने वाले हैं। ठीक है, तो वर्ष 1992 में कौन सी संधि हुई है? वो maastricht संधि के तहत या यूरोपीय संघ की संधि के तहत। क्या होता है संधि के तहत? यूरोपीय समुदाय को किसके रूप में शामिल कर लिया जाता है? यूरोपीय यूनियन के रूप में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1992 में जो कि यूरोपीय समुदाय था, EU था, अब वो किस नाम से जाने लगा? यूरोपीय संघ के नाम से, यूरोपीय संघ के नाम से, यूरोपीय यूनियन के नाम से जाने लगा। तो maastricht संधि या यूरोपीय संघ की संधि के तहत क्या होता है? EU मतलब यूरोपीय यूनियन के रूप में किसको शामिल कर लिया? EC को, यूरोपियन कम्युनिटी को शामिल कर लिया गया। तो मित्रों ये हमारा क्या हो गया? यूरोपीय यूनियन की स्थापना। समझे? यूरोपीय यूनियन का इतिहास समझ लिया। ये स्थापना कब हुई? अब किस? 1992 में इसका नाम जो है यूरोपीय यूनियन रखा गया। अब बात करेंगे, ये जो आप बता रहे हैं कि यूरोपीय संघ, ये जो यूरोपीय संघ की संधि है, तो आखिर सिर्फ इसमें इतना ही किया गया कि सिर्फ नाम बदलने के लिए संधि की गई थी? क्या सिर्फ नाम ही बदलने के लिए संधि की गई थी? तो इसके और भी प्रावधान थे। उन प्रावधानों में एक तो ये तो था ही था कि जो यूरोपीय समुदाय है इसको जो है हम यूरोपीय संघ के रूप में देखेंगे। साथ ही साथ ये भी बनाया गया कि अब क्या है, पूरे जो यूरोपीय ये समुदाय था, इसके जितने भी सदस्य थे, इनकी नागरिकता एक होगी। इसका मतलब वो स्वतंत्रता दी गई, आवागमन की, पारगमन की स्वतंत्रता दे दी गई। इसका मतलब क्या है? अब लोग बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं, एक दूसरे के देश में आवागमन कर सकते हैं। इस यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश आपस में एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट वीजा के आ जा सकते हैं। यही तो आजादी हो गई। ठीक है, दूसरा ये है कि जो विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है, उस पर भी या उसको भी लेकर के कुछ चर्चाएं की गई या कुछ मुद्दे रखे गए। स्पष्ट कर दिया गया कि एक तो क्या है, हम व्यापार को लेकर के अलर्ट हैं। दूसरा ये है कि कहीं किसी के राष्ट्र के बीच में वो सीमा विवाद ना आए, उसको लेकर के भी सारा झमेला खत्म कर दिया। अब क्या है, यूरोप में छोटे बड़े, वो अगर देखें तो 28 देशों की बात करेंगे, आखिर इसमें भी बात आ जाएगी कितने सदस्य हैं क्या है। तो अब जब बात आएगी तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि अगला स्टेप भी था कितने सदस्य हैं, तो वो 27 देश इसमें शामिल है। किसमें शामिल है? यूरोपीय यूनियन में। ध्यान रखना, इंग्लैंड को छोड़ करके उसकी बात करेंगे, हमने लिखे भी थे पॉइंट। तो जो अभी 27 देश हैं, तो स्पष्ट कर दिया कि यूरोपीय यूनियन के जो 27 देश है, वो देश या उन देश के जो भी नागरिक हैं वो एक दूसरे के देश में आसानी से बिना पासपोर्ट वीजा के आ जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और भी जो है सीमा शुल्क, व्यापार से संबंधित समझौते किए गए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। स्थापना कैसे हुई, कितने देश शामिल हैं, क्लियर हो गया। अब बात कर लेंगे इसका मुख्यालय क्या है। तो इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ? मुख्यालय जो है
वो है ब्रुसेल्स। कहाँ वो? बेल्जियम में। ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की वो राजधानी है। ठीक है, हालांकि इस तरह की यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा नहीं, सवाल उठता नहीं है कि कहाँ है इसका मुख्यालय। आता है तो ये कभी कोई वनडे एग्जाम है, मतलब जीके के लिए आपके लिए बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इससे क्या होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अरे देखो ये क्वेश्चन तो याद है हमारी कम से कम कि ईयू का मुख्यालय कहाँ है। हाँ, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम। अरे इतना तो याद है, इससे क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अरे वाह, मजे आ गए, एक तो याद है कम से कम। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने मन ही मन खुश होता रहता है जी। तो इसमें हमने देख लिया कि आखिर ईयू क्या है, स्थापना कब हुई, पूरा इतिहास देख लिया, सदस्य देश देख लिए, मुख्यालय कहाँ है इस पर भी हमने चर्चा कर ली, अब देख लेंगे कि इंग्लैंड का जिक्र आ रहा है। अभी हमने देखा कि 27 देश है इंग्लैंड को छोड़ करके, तो आखिर इसका मतलब इंग्लैंड है नहीं। इंग्लैंड नहीं है तो उसकी वजह क्या थी, इंग्लैंड की समस्या क्या थी, उस इंग्लैंड की समस्या को देख लेंगे। आखिर इंग्लैंड की समस्या क्या थी, तो ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। अगला बिंदु हमारा क्या था, इंग्लैंड की समस्या। इंग्लैंड की समस्या, इंग्लैंड की समस्या। अब जो अभी बताया आपको कि जो ये यूरोपीय संघ की संधि हुई उसके तहत स्पष्ट कर दिया, मुद्रा को लेकर के भी स्पष्ट कर दिया था कि अब जो यूरोपीय यूनियन के देश है उसमें जो है इन सभी यूरोपीय संघ के देश है इन सब में यूरो चलेगी। अगर कोई अपने देश की मुद्रा चलाना चाह रहा है तो वो नहीं, जो इसके सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों में सब में क्या चलेगी, यूरो चलेगी। तो एक मुद्रा को लेकर के भी स्पष्ट नीति अपनाई थी। और दूसरा ये तो था कि एक दूसरा के देश में आने जाने के लिए स्वतंत्रता रहेगी, वो बिना वीजा पासपोर्ट के। इसी को लेकर के सबसे बड़ी समस्या आ रही थी इंग्लैंड को। दरअसल सोच के देखिए जरा, आपको ये तो पता है कि इंग्लैंड एक ऐसा देश रहा जिसने पूरी दुनिया पे राज किया। अब इस इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पे राज किया। अब सोच के देखिए, इस पर भी एक राज करने वाली संस्था आ रही थी, उसका नाम था यूरोपीय यूनियन। तो ये बात इसको खरीदी कि नहीं, इसका मतलब क्या है, अभी आपने पढ़ा कि यूरोपीय यूनियन के बनाए गए नियमों का पालन करेंगे इसके सभी सदस्य देश। अगर यूरोपीय यूनियन में इंग्लैंड शामिल होता तो इसको पालन करना पड़ता किसका, यूरोपीय यूनियन का। और जो कभी पूरी दुनिया पे राज किया, हुकूमत किया, तो उसको ये बात अच्छी लगेगी, गवारा होगी नहीं। तो ये बात से भी थोड़ा इंग्लैंड रहा कि नहीं, हमने तो पूरी दुनिया पे राज किया, हमारी भी बात मानिए, हमें तवज्जो दीजिए। इंग्लैंड ने कहा देखो भाई, मुद्रा को लेकर के आप पाउंड पर विचार कीजिए, क्योंकि पाउंड क्या है, वो इंग्लैंड की मुद्रा रही। यूरो को नहीं मानेंगे, यूरो से मतलब नहीं है। ये इंग्लैंड का नजरिया रहा, ये भी एक इंग्लैंड की समस्या थी। दूसरा ये है कि इंग्लैंड जो है स्पष्ट रूप में ये चाहता था कि भाई इंग्लैंड एक तो भौगोलिक रूप से यूरोपीय के देशों से थोड़ा अलग है, यूरोपीय देशों से एकदम अलग, एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। ठीक है, आप मैप में देख लेना, अलग है। इसका इंग्लैंड ने फायदा भी उठाया। फायदा क्यों उठाया, इसका यह भी कारण था कि इसको इस वजह से कोई गुलाम बना भी नहीं सका, क्योंकि आप महासागर में एकदम अलग है, यूरोप के देशों से एकदम अलग, लड़ाई झगड़े से एकदम बच के रहा, इसका इसको फायदा मिला। अब ऐसे में क्या है, सोच के देखिए, किसी व्यक्ति जो कि एकदम स्वतंत्र रहा हो, अकेला रहा हो, अचानक से उसके घर में आकर, मान लीजिए आप हो, आपके जो है पूरा घर में एकदम कब्जे जमाए हो, अकेले एकदम, और अचानक से आपके घर में कोई फूफा मौसा एकदम जगह घेर ले आपके बिस्तर पे कि हम रहेंगे आगे आपके घर में, और आपके बिस्तर से आपको लात मार के नीचे गिरा दें कि बेटा हम सोंगे यहाँ,
तुम जाओ बाहर, मतलब आपकी जगह वो छीन रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कत होगी। तो वही हुआ। दरअसल जर्मनी की जो चांसलर रही मर्केल, एंजेला मर्केल, हाँ एंजेला मर्केल, जो कि एक सीरिया शरणार्थियों की समस्या सामने आई, सीरिया शरणार्थियों की समस्या, सीरिया में आंतरिक गतिविधियों के कारण, आंतरिक संघर्ष के कारण ये शरणार्थियों की समस्या सामने आई और एंजेला मर्केल ने स्पष्ट कर दिया कि भाई जितने भी ये शरणार्थी आ रहे हैं तो मैं सिर्फ जर्मनी में नहीं रखूंगी, क्योंकि जर्मनी भी वो किसका हिस्सा है, वो सदस्य है यूरोपीय यूनियन का। तो ये जो शरणार्थी है ये दायित्व बनता है यूरोपीय यूनियन का, क्योंकि आपने कहा कि शांति कायम करना भी एक इसका उद्देश्य है प्रावधानों में, जो कि यूरोपीय यूनियन की संधि के तहत हुआ था। तो भाई ये जो शरणार्थी आ रहे हैं इनको मैं सिर्फ जर्मनी में नहीं रखूंगी, जितने भी शरणार्थी आ रहे हैं मानवता के नाते से, जितने भी हम ये 27 देश हैं यूरोपीय यूनियन के, उसी अनुपात में इन शरणार्थियों को बांट दीजिए। अब सोच के देखिए, जो शरणार्थी है इसका मतलब इनका बंटवारा होगा तो शरणार्थी वो इंग्लैंड के हिस्से में भी आएंगे, इसका मतलब क्या इंग्लैंड में भी जाएंगे। तीसरी समस्या ये थी कि जो फिर क्या होने लगा, अब इंग्लैंड जो है यूरोपीय यूनियन में शामिल है, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देश हैं, वो 27 अन्य सदस्य देश हैं, वो व्यापार के लिए क्या आने लगे, इंग्लैंड में आने लगे। व्यापार के लिए छोड़ो, स्थानीय कारोबार के लिए वो कहाँ आने लगे, इंग्लैंड में आने लगे। स्थानीय कारोबार को बढ़ाने के लिए या व्यापार के लिए वो कहाँ आने लगे, इंग्लैंड में आने लगे। ऐसे में क्या है, जो इंग्लैंड के स्थानीय लोग हैं, अब आपके घर में कोई आ जाए, मान लीजिए हिंदुस्तान में ही पड़ोस के नेपाली लोग आ जाए हिंदुस्तान में, और वो क्या है यहाँ पर अपना व्यापार करने लगे, यहीं पे अपने प्रोडक्ट उत्पाद बनाने लगे, तो ऐसे में क्या है, जो यहाँ के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं रोजगार तो छिनेगा ही। तो यही हुआ, इंग्लैंड के जो स्थानीय लोग हैं उनके हाथ से उनका रोजगार जाने लगा। ये भी एक दिक्कत रही इंग्लैंड को, ये भी एक दिक्कत रही इंग्लैंड को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यूरोपीय यूनियन में कोई संघ है, जो संघ चलेगा तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए। उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा भी देना पड़ता है। तो इंग्लैंड क्या है, इस संघ में प्रति वर्ष जो है एक बड़ी धनराशि इस ईयू के संचालन के लिए दिया करता था, संचालन के लिए देता था। तो ये इसकी दिक्कत थी, ठीक है। तो कुल मिला के इंग्लैंड की समस्या समझ लिए। एक तो क्या मुद्रा को लेकर के उसका मुद्दा था, दूसरा क्या था शरणार्थियों को लेकर के उसका मुद्दा था, और तीसरा जो है, जो जब यहाँ एक बात हो रहा है, आतंकवाद भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, जब अन्य यूरोपियन कंट्री इंग्लैंड को छोड़कर के जो 27 देश हैं वो लोग बिना वीजा पासपोर्ट के इंग्लैंड में आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, हो सकता है आतंकवादी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिले। तो एक मुद्दा ये हो जाए कि आतंकवादी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला, और चौथा क्या था, स्थानीय कारोबार को भी क्या हुआ, उसका ह्रास हुआ, स्थानीय लोगों के हाथ से उनके रोजगार जाने लगे। एक आतंकवाद का मुद्दा भी रहा, कैसे में क्या होगा, हो सकता है कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल जाए, और जो कि इंग्लैंड कभी चाहता ही नहीं था। और तीसरा क्या है कि वो आर्थिक दृष्टि से जो सहायता देता था ईयू के संचालन में इंग्लैंड, ये भी इसकी एक समस्या थी। अब ऐसा नहीं कि इंग्लैंड नहीं रहा शामिल, इंग्लैंड शामिल रहा, मगर जब उसने ये समस्या देखी, फेस की, तो वो क्या है, इंग्लैंड अलग हो गया।
तो जब अलग हो गया तो फिर ये भी बात आती है, ये सवाल आता है कि फिर यूरोपीय यूनियन से अलग होने पर इंग्लैंड को क्या हानि होगी, उस पर भी चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं। तो इंग्लैंड की समस्या देख ली। अगला बिंदु हमारा क्या था, यूरोपीय यूनियन से अलग होने पर इंग्लैंड को होने वाली हानि। ठीक है, तो ये साफ कर दें, ये साफ कर दें। आप देख लेंगे अगला बिंदु, अगला बिंदु था हमारा ईयू से, ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन से अलग होने पर इंग्लैंड को हानि, क्या हानि होगी इसकी बात कर लेंगे। भाई जब तक इंग्लैंड क्या है यूरोपीय यूनियन में शामिल रहा, उसका सदस्य रहा, तो इंग्लैंड के लगभग 10 लाख लोग यूनियन के अन्य देशों में काम कर रहे थे। किसमें काम कर रहे थे? यूरोपीय यूनियन के अन्य देशों में काम कर रहे थे। वो किसके? 10 लाख लोग इंग्लैंड के, इंग्लैंड के करीब 10 लाख लोग वो किसमें काम कर रहे थे? यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों में काम कर रहे थे। मतलब कोई जॉब कर रहा था, कोई कुछ व्यापार कर रहा था। इंग्लैंड के जो यूरोपीय यूनियन के जो 27 देश थे, उन सभी देशों में ओवरऑल कितने थे? करीब 10 लाख लोग थे। इसका मतलब क्या है, अपने देश से दूसरे देश में अगर कोई पैसा कमा रहा है, वही डियास्पोरा जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो कहीं ना कहीं अपने देश को अगर पैसा भेजता है तो वो जिस देश का, उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल मजबूत करेगा। तो वही ये 10 लाख लोग भी कर रहे थे। अब ऐसे में क्या है, जब भाई आपने यूरोपीय यूनियन से नाता तोड़ दिया तो फिर वो यूरोपीय यूनियन व्यापार करेगा आपसे? नहीं करेगा। आपके नागरिकों को रखेगा ऐसे? नहीं रखेगा, निकाल फेंकेगा। तो ये भी क्या है, एक नुकसान हो जाएगा, इंग्लैंड को हानि होती है। दूसरा ये है कि अब क्या है भाई, इंग्लैंड को, जब तक इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन में शामिल रहा तो तब तक क्या है, इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन के अलग अलग देशों से कोई समझौता तो करने की बात जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो भी क्या है, यूनियन में शामिल रहा। जो यूनियन ने बात कह दी, जो इंग्लैंड ने बात कर दी, तो वो सब पे लागू हो रही थी। अब क्या है, अगर इंग्लैंड यूनियन से अलग हो रहा है तो इससे क्या है, यूरोपीय यूनियन के प्रत्येक सदस्य देशों के साथ क्या करना पड़ेगा? अलग अलग समझौता करना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी गतिविधि को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेकर के हो, सीमा को लेकर के हो, या कोई भी गतिविधि हो, अगर वो यूरोपीय यूनियन के किसी भी सदस्य देश के साथ करता है तो उसको क्या है, प्रत्येक देश के साथ क्या करना पड़ेगा? अलग अलग समझौता करना पड़ेगा। और यूनियन के साथ रहता तो फिर कोई समझौते की जरूरत थी ही नहीं। तो ये भी क्या है, एक इंग्लैंड को नुकसान तो होगा ही। और तीसरी आप ये लिख सकते हो कि इंग्लैंड कहने को ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ी धनराशि जो है हम ईयू के संचालन में दिया करते थे, मगर भाई जैसे इसका संचालन होगा, अगर देखिए आयोग इसका है, न्यायालय भी आपने इसका देखा और परिषद भी इसकी है, पूरी संरचना इसकी है, तो क्या इसको लाभ भी नहीं होगा? जो गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, जैसे टैक्स लिया जा रहा है तो टैक्स भी तो इसी के पास आता था, और जितना भी इससे मुनाफा होता था, मतलब जितनी भी इसकी आमदनी थी, अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को उसी अनुपात में बांट दिया जाता था जिस अनुपात में जिस देश का सहयोग होता था। तो जितना पैसा इंग्लैंड इस ईयू के संचालन में दिया करता था, उससे कहीं ज्यादा क्या है, इंग्लैंड को मिल भी जाता था। तो क्या आपको साझा बाजा मिलेगा इंग्लैंड को? इंग्लैंड को अब ईयू से कोई साझा बाजा नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला। तो इंग्लैंड को ईयू से
कोई साझा वाजा नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या है, इंग्लैंड को हानि हो ही जाएगी कि नहीं होगी? इंग्लैंड को हानि होगी, बिल्कुल हानि होगी। लिख लीजिए इसको तुरंत। अब अगला बिंदु क्या था हमारा, ईयू और भारत को, ठीक है। ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन और भारत को समझ लेंगे, भाई भारत को भी समझना बहुत जरूरी है। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के कैसे संबंध है ये भी तो जानना बहुत जरूरी है, बिना जाने कैसे काम चलेगा। तो अगला बिंदु था हमारा ईयू और भारत, मतलब यूरोपीय संघ और भारत की बात कर लेंगे, इंडिया की बात कर लेंगे। अब ईयू ने स्पष्ट कह दिया था कि हम जो है पूरे यूरोपीय, जितना भी ये यूरोपीय संघ है, जितने भी इसके सदस्य देश हैं, इन सदस्य देशों में हम शांति स्थापना चाहते हैं, रोजगार सृजन करना चाहते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हम सतत विकास को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कौन से तत्व रखिए, वो शांति स्थापना करना चाहता है, शांति स्थापना की बात कर रहा है ईयू। रोजगार सृजन की बात की, रोजगार सृजन की बात की, आर्थिक विकास की बात कर रहा है, आर्थिक विकास बढ़ाने की बात कर रहा है, आर्थिक विकास बढ़ाना। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कुल मिला के वो सतत विकास की बात कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? ईयू ने बात की। तो इस बात से बेटा एक चीज तो क्लियर होगी कि अगर वो शांति स्थापना की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अच्छा व्यापार की बात कर रहा है, आर्थिक विकास की बात कर रहा है, गतिविधियों की बात कर रहा है, किसी युद्ध की बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ईयू है वो दरअसल सैन्य संगठन नहीं है। क्या है ये? सैन्य संगठन बिल्कुल नहीं है। अगर अब आपके सामने कोई टीवी पर ये बोले कि यूक्रेन की सहायता करेगा, अब ईयू अपनी तोपे दागेगा, तो टीवी उठा के फोड़ देंगे कि नहीं? हाँ, नहीं फोड़ना, समझे? फोड़ मत देना ऐसे, ये तो जो तुम्हारे पिताजी है ना वो तुमको फोड़ देंगे बेटा। कि टीवी से क्या दुश्मना थी ये बताइए, ठीक है? तो मतलब आप जो है बेवकूफ नहीं बन सकते ना। अब स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों नहीं, क्या नहीं। वैसे इसका काम ही नहीं है, जो इसका काम नहीं है तो वो करेगा क्यों आखिरकार ऐसे, ठीक है? तो ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन क्या चाहता है कि अपने सदस्य देशों में शांति स्थापना, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास को बढ़ाना, कुल मिला के सतत विकास की अवधारणा को अपनाना चाहता है। ऐसे में क्या है, सोच के देखिए, ये जो तत्व है, ये जो प्रावधान है ईयू के, क्या ये हमारे इंडिया के प्रावधानों से मैच नहीं खाते? क्या भारत जो है शांति स्थापना की बात नहीं करता? बिल्कुल करता है। क्या भारत रोजगार सृजन की बात नहीं करता? करता है, बिल्कुल करता है। क्या आर्थिक विकास की बात नहीं करता? आर्थिक विकास की बात करता है। क्या सतत विकास की बात नहीं करता? सतत विकास की बात करता है। तो दोनों की क्या है, एक ही अवधारणा है, दोनों के उद्देश्य ही एक है। तो ऐसे में ये एक दूसरे के करीब आएंगे। ऐसे में क्या है, यूरोपीय यूनियन और भारत के संबंध कैसे होंगे? बेहतर हो जाएंगे। यूरोपीय यूनियन और भारत के संबंध कैसे हो जाएंगे? बेहतर हो जाएंगे।
तो ये भी क्या रहा, एक यूरोपीय यूनियन के संबंधों को बेहतर करने के लिए इन प्रावधान, इन तत्वों को मुख्य आधार भी बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है, जब ये तत्व शामिल होंगे तो ऐसे में क्या है, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा तो आप व्यापारिक गतिविधियां बढ़ा दोगे कि नहीं बढ़ाओगे, कि हाँ ठीक है यार तुम्हें भरोसा है। तो ऐसे में क्या है, ईयू जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कौन है? ईयू। ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन क्या है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है कौन? यूरोपीय यूनियन। तो ऐसे में क्या यूरोपीय यूनियन और भारत के संबंध मधुर नहीं होंगे? मधुर होंगे, बिल्कुल बेहतर होंगे, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। अब अगला बिंदु क्या था हमारा? यूरोपीय यूनियन का भविष्य। भविष्य की बात क्यों कर रहे हैं हम? इसको साफ कर दे बेटा। भविष्य की बात इसलिए कर रहे हैं कि इंग्लैंड जो है यूरोपीय यूनियन की दूसरी सबसे बड़ी एक व्यापारिक अर्थव्यवस्था थी, व्यापारिक साझेदार था इंग्लैंड। किसका? यूरोपीय यूनियन का दूसरा। ठीक है। ऐसे में क्या है, इंग्लैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया, तो यूरोपीय यूनियन का क्या भविष्य होगा, उस भविष्य की बात कर लेंगे। ठीक है। हो सकता है कि ये भी अगर इंग्लैंड के दिमाग में हो कि क्योंकि इंग्लैंड का भारत के साथ भी क्या है, तीसरा व्यापारिक एक तालमेल चलता है, मतलब व्यापार की दृष्टि से भारत इंग्लैंड का तीसरा बड़ा भागीदार है, और इतना ही भारत के लिए इंग्लैंड है तीसरा बड़ा भागीदार। तो हो सकता है इंग्लैंड ये सोच रहा हो मन ही मन कि भारत को अपने कब्जे में कर लेंगे, यूरोपीय यूनियन से भारत भी खाली हो गया, हम भी खाली हो रहे हैं, और हमारी देखा देख और भी खाली हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या है, यूरोपीय यूनियन ठप। ऐसे में क्या है, यूरोपीय यूनियन ठप हो जाएगा। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि यूरोपीय यूनियन का भविष्य क्या होगा, ईयू का भविष्य क्या होगा। तो क्या आप भविष्य देख सकते हैं कि नहीं? भविष्य देख सकते हैं, बिल्कुल। आपके पास ऐसी पावर है, देखिए। और ये पावर तभी मिली है जब आप यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचे हो, इससे पहले नहीं मिल सकती थी, क्योंकि यहाँ सोचने में मजबूर हो गए, आपको सोचने में मजबूर कर दिया गया कि अब आप जो है ये पूरा इतिहास जान ले, इस इतिहास की बिना पर, इसके आधारों पर ये आप सोच सकते हैं वर्तमान को आधार बना के कि आखिर इसका भविष्य क्या होगा। तो ईयू का भविष्य क्या होगा? तो इंग्लैंड जब सोच के देखिए, इंग्लैंड अगर ईयू से बाहर हो गया तो हो सकता है कि जो कि दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा ईयू का, वो बाहर हो गया, तो इंग्लैंड की देखा देखी हो सकता है और भी अन्य यूरोपीय ईयू से बाहर जाने की सोचे, ईयू से बाहर निकलने की सोचे। तो इंग्लैंड को देखकर अन्य ईयू सदस्य देश, मतलब यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश, इस संगठन से, किससे, यूरोपीय यूनियन से बाहर जाने की सोचेंगे। हो सकता है ऐसे, तो इससे क्या है, बाहर जाने की सोचेंगे। लिखिए तेजी से। अब ऐसे में क्या हो सकता है, जब इंग्लैंड से भाई जो अन्य देश है वो बाहर जाने की सोचेंगे, तो यूरोपीय यूनियन का क्या होगा, भविष्य तो खतरे में पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। ये दूसरी चीज ये है कि इंग्लैंड में इंडिया की जो करीब करीब 800 कंपनियां हैं वो इंग्लैंड में कार्य कर रही हैं।
उनका सीधे सीधे संबंध है यूरोपीय यूनियन से भी। अब ऐसे में सोचिए इंग्लैंड बाहर जा रहा है यूरोपीय यूनियन से, तो क्या यूरोपीय यूनियन व्यापार करने के लिए मौका देगा? नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, जो कंपनियां हैं वो इंग्लैंड की, अब उनको शिफ्ट होना पड़ेगा व्यापार करने के लिए ईयू में। ठीक है, ऐसे में क्या है, दोनों बातें हैं। अगर इंग्लैंड बाहर जा रहा है तो उसमें क्या है, ईयू का भविष्य हो सकता है कि खतरे में पड़ जाए। और दूसरी चीज ये है कि ऐसी कोई बात नहीं, इस पे प्रभाव तो इंग्लैंड पे भी पड़ेगा। तो दोनों बातें हमने रख ली, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों चीजें। ठीक है, क्या खतरा होगा, क्या भविष्य होगा, खतरे को भी देख लिया, और क्या फायदा है। फायदा मतलब कि किस तरह से इंग्लैंड कंट्रोल में हो सकता है। तो इंग्लैंड ये भी देखेगा ना भाई कि उसके जो 800 कंपनियां हैं, अब उन पे क्या हो जाएगा, एक तरह से प्रतिबंध हो जाएगा, बैन हो जाएगा, आर्थिक बैन हो जाएगा, इकोनॉमिक बैन लग जाएगा। ठीक है, तो क्या चाहेगा इसको? नहीं चाहेगा, मगर फिर भी क्या है, वो अलग है। अंत में क्या है, हम बात कर रहे थे वो निष्कर्ष की। किसकी बात कर रहे थे? निष्कर्ष की, कंक्लूजन। निष्कर्ष यही है। तो भाई ऐसे में क्या है कि जो हमारी समस्या रही इंग्लैंड और ईयू की समस्या, एक तो क्या थी, मुद्रा को लेकर के थी। तो भाई इस मुद्रा की जो समस्या थी, तो इस पर मुद्रा के समस्या पर पुनर्विचार किया जाए, पुनर्विचार किया जा सकता है। पुनर्विचार कि भाई अगर हम मुद्दा सिर्फ यही है मुद्रा का, तो इस मुद्रा के मुद्दे को लेकर के इतने क्यों आप अड़े हुए हो यूरोपीय यूनियन? अगर इंग्लैंड कह रहा है तो पाउंड कर दे, क्या दिक्कत है, जुड़ा रहेगा, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। वहीं दूसरी बात यह है कि जो वर्तमान समय है वो भूमंडलीकरण का है, उदारीकरण का है। तो ऐसे में क्या है, इंग्लैंड को भी साझे व्यापार में आगे आना चाहिए, बल्कि यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलग होगा तो उसको क्या है, अपनी कंपनियों से हाथ धोना पड़ सकता है, कि कंपनी भाई व्यापार करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर दुनिया की कंपनियों के मुख्यालय कहाँ है, वो लंदन में। आपने देखा होगा कि जब भी ये क्वेश्चन हो जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ, फला का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका आंसर ज्यादातर क्या था, लंदन। तो निष्कर्ष के तौर पर यही है कि अगर सिर्फ मुद्रा का मुद्दा है तो इस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि भाई इंग्लैंड, ये समझ जाओ आप कि आज जो युग चल रहा है वो भूमंडलीकरण है, उदारीकरण है। इस भूमंडलीकरण उदारीकरण के युग में जो है आपको साझे व्यापार की नीति अपनानी चाहिए, साझे व्यापार की नीति को अपनाना चाहिए। इसमें क्या है, आपका भी फायदा है, यूरोपीय यूनियन का भी फायदा है, इंडिया का भी फायदा है, ओवरऑल पूरी दुनिया का फायदा है। ठीक है, तो ये आज हमने जो टॉपिक देखा, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ क्या है ये देख लिया, स्थापना का इतिहास पूरा आप लोगों ने देख लिया, एकदम कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यूरोपीय यूनियन में कितने देश सदस्य शामिल है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इस पर भी चर्चा की थी हमने। इंग्लैंड की समस्या क्या है इसको भी देखा था, उस समस्या को भी समझा था। और उसके बाद में यूरोपीय यूनियन से अगर अलग होता है इंग्लैंड, उसको क्या हानि होगी, उन हानियों पर भी या उन बिंदुओं पर भी हमने चर्चा की थी। और फिर यूरोपीय यूनियन और भारत के संबंधों को भी देखा था, कहीं कहीं हमने चर्चा भी कर ली थी इंग्लैंड और भारत के संबंधों की भी। और इतना ही नहीं, हमने ईयू यूरोपीय यूनियन का भविष्य क्या होगा इसको भी देखा था। और अंत में हमने पूरा सोच समझ के, बड़ी सूझबूझ के साथ निष्कर्ष निकाला था, निष्कर्ष निकाल लिया था। तो ये क्या हुआ, पूरा यूरोपीय यूनियन कंप्लीट। ठीक है, आप इसके लिए क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लीजिए, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, तेजी से लिख लीजिए। यूरोपीय यूनियन से यदि इंग्लैंड
यूरोपीय यूनियन से यदि इंग्लैंड बाहर ही रहता है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, चर्चा कीजिए। तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, चर्चा कीजिए। तो आसान है, कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, अब आप इतना पढ़ लिए हो, इसके बावजूद अगर आप किसी के बहकावे में आ जाते हो तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अगर आपसे कोई बोले, कोई भी कहता है, न्यूज चैनल वाला या कोई भी हो, कि भाई यूरोपीय यूनियन EU जो है अब किसी देश को, फला देश को छोड़ेगा नहीं, जवाबी हमला देगा, करेगा, तो स्पष्ट कर दीजिए कि भाई पहली बात तो यूरोपीय यूनियन एक आतंकवादी संगठन नहीं है, और दूसरा क्या, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन भी नहीं है, ये क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है, यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों का संगठन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।